इस कहानी की शुरुआत में हमें 4 पांडा बच्चों को दिखाया जाता है। वो सभी ड्रैगन वॉरियर पो के फैंस थे और वो पो से कुंफू सीखना चाहते थे। आज उनके गांव में पीच फेस्टिवल था जिसमें पो भी आने वाला था क्योंकि ये पो का होम टाउन होता है। पो के डैड मिस्टर ली भी वहीं पे थे और फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे थे और अपने सभी गाँव वालों को बता रहे थे कि मेरा बेटा पो एक वॉरियर है और वो आज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन कोई भी उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था और इधर बच्चे भी ऊपर माउंटेन्स पे थे। जिंग सभी से कहती है कि फेस्टिवल शुरू होने वाला है, हम टाइम से वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे। तभी नुहाई को वहाँ पे एक ठेला दिखता है और वो सभी ठेले पे बैठकर माउंटेन से नीचे आने लगते हैं। लेकिन उस ठेले में ब्रेक नहीं थे जिसकी वजह से वो बच्चे ठेले को नहीं रोक पाते हैं। वो ठेला पीच के बीच के स्टैचू के पास से निकलता है जिससे स्टैचू भी नीचे गिरकर लुढ़कने लग जाता है और गाँव वालों की ओर आने लगता है। सभी गाँव के लोग स्टैचू को आता हुआ देखकर वहाँ से हट जाते हैं। बच्चे भी ठेले से हट जाते हैं लेकिन पीच का स्टैचू रुकता नहीं है और वो खाई में गिर जाता है। स्टैचू और बच्चों की वजह से पूरे गांव में तबाही मच गई थी। तभी वहाँ पे पो आ जाता है। सभी बच्चे पो से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं लेकिन पो गांव वालों की मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद से सभी गांव वाले बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं। सभी बच्चे बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि उनकी ही वजह से गाँव का फेस्टिवल खराब हो चुका था और पीच स्टैचू भी खाई में गिर गया। नुआई और बाओ अपने रूम में थे। तभी उनके रूम में उनकी दादी माँ आती हैं और उन्हें समझाती हैं कि चिंता मत करो, गांव के सभी लोग ये बहुत जल्दी भूल जाएंगे। दादी माँ उन्हें सोने के लिए कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन तभी नुआई बाओ से कहती है कि अगर हम पीच के स्टैचू को खाई से वापस लेकर आए तो गाँव वाले हमें माफ कर देंगे। इसके बाद से वो दोनों जिंग और फेंगटोंग को लेकर खाई में चले जाते हैं और पीच को धक्का देकर ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो एक गुफा में गिर जाते हैं जहाँ उन्हें 4 स्टैचू दिखते हैं। नुआई वहाँ पे एक पत्थर को देखती है जिसके ऊपर लिखा था कि ये 4 वॉरियर्स का मंदिर है। वो स्टैचू ब्लू ड्रैगन, रेड फिनिक्स, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टल के थे। नुआई सभी से कहती है कि कोई भी किसी चीज को मत छूना। लेकिन तभी बाओ एक स्टैचू से अपना बम खुजाने लगता है। तभी एक आवाज आती है और सभी स्टैचू की आंखें चमकने लगती हैं। उनमें से अलग अलग कलर की एनर्जी निकलती है और वो चारों बच्चों के अंदर चली जाती है। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गुफा से निकलकर भाग जाते हैं और उन्हें दूर से एक हिरण देख रही थी। वो देखती है कि जैसे ही वो चारों बच्चे गुफा से बाहर निकले वो गुफा का दरवाजा बंद हो गया और अब सभी बच्चे अपने घर आ गए थे और वहाँ उस गुफा के बारे में बात कर रहे थे। तभी नुआई के हाथ चमकने लगते हैं और एक एक करके सभी के हाथ चमकने लगते हैं। बाओ ये देखकर चिल्ला देता है जिससे उसकी दादी माँ उसके रूम में आ जाती हैं। लेकिन वो सभी अपने हाथ छुपा लेते हैं। दादी माँ उन्हें इतनी रात तक जगने के लिए डांट रही थी। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उन लोग के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हमें उस हिरण को दिखाया जाता है जो उसके ग्रुप के लीडर जेड टस्क के पास आ जाती है और वो उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उससे पहले ही वो बच्चों ने उस गुफा को ढूंढ लिया। तभी हमें जिंदियाओ को दिखाया जाता है जो उस हिरण की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस हिरण को मारने का ऑर्डर दे देता है। जेड टस्क जिंदियाओ से कहती है कि आप मुझे उस गुफा को ढूंढने का मौका दीजिए। जिंदियाओ जेड टस्क को मौका दे देता है। अगले दिन चारों बच्चे दादी माँ की लाइब्रेरी में उन चारों वॉरियर्स के बारे में जानने के लिए जाते हैं। दादी माँ एक स्क्रॉल से पढ़कर उन चारों वॉरियर के बारे में कहानी सुनाती हैं। दादी माँ कहती हैं कि आज से 1000 साल पहले ब्लू ड्रैगन, रेड फिनिक्स, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टल नाम के 4 वॉरियर थे और एक दिन उन्हें पता चला कि पवित्र कूप स्रोत खतरे में है जिसमें बहुत सारी पावर्स थी और एक डेविल कुंफू मास्टर उन पावर्स को हासिल करने का सोच रहा था। तभी चारों वॉरियर्स ने उस डेविल को हरा दिया और उस पवित्र कूप को एक गुफा में छुपा दिया जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। ये बात सुनकर सभी बच्चे पो के पास जाते हैं और उससे कुंफू सिखाने के लिए कहते हैं। सारे बच्चे कहते हैं कि यूनिवर्स ने हमें कुंफू मास्टर बनने के लिए चुना है, इसीलिए आपको हमें कुंफू सिखाना ही होगा। लेकिन पो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उन बच्चों से बचकर वो वहाँ से भागने लगता है। वो अपने घर के गेट के पास जाता है। तभी मिस्टर ली गेट खोल देते हैं जिससे वो वहीं पे टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके सपने में मास्टर उरुग्वे आते हैं जो उसे बताते हैं यूनिवर्स ने तुम्हें उन बच्चों को कुंफू सिखाने के लिए चुना है। लेकिन पो उरुग्वे से कहता है कि वो बच्चे बहुत शैतान हैं और कुंफू के लायक नहीं है। तब उरुग्वे कहते हैं कि तुम भी जब पहली बार कुंफू सीखने आए थे तब तुम भी ऐसे ही थे। तो पो कहता है कि मुझे तो कुंफू आपने और मास्टर शिफू ने सिखाया है, मैं आपके जैसा कुंफू उन्हें
उन्हें कैसे सिखा सकता हूँ। तो उरुग्वे कहते हैं कि तुम उन बच्चों को हमारे जैसा कुंफू नहीं सिखा सकते, पर तुम उन्हें हमसे बेहतर सिखा सकते हो। तुम्हारी गाइडेंस के बिना वो बच्चे मुरझा जाएंगे। इतना कहकर मास्टर उरुग्वे वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात को हम देखते हैं कि चारों बच्चे पो के पास कुंफू सीखने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन पो गांव से जाने वाला था। तभी बच्चों के सामने जेड टस्क अपने साथियों के साथ आ जाती है और उन बच्चों को पकड़कर टेम्पल वाली गुफा के गेट के पास लेकर जाती है। जेड टस्क नोआई से गुफा का गेट खोलने के लिए कहती है, तो नोआई जेड से कहती है कि अगर मुझे गेट खोलना भी आता तो भी मैं नहीं खोलती। अब जेड टस्क बच्चों को डराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे पो आ जाता है और वो जेड टस्क से बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जेड टस्क पो के ऊपर अटैक कर देती है। पो जेड टस्क के साथियों के साथ लड़ने लग जाता है और उन्हें हरा देता है। सारे हिरण पो को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक हिरण जिंग को पकड़ लेता है। अब पो हिरण को मारना बंद कर देता है, जिसके बाद से सारे हिरण मिलकर पो को मारना शुरू कर देते हैं। पो को मार खाता हुआ देखकर सारे बच्चों को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे उनके अंदर की पावर जाग जाती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। सभी बच्चों के ऊपर चारों वॉरियर्स की शैडो दिख रही थी, जिसे देखकर सभी हिरण वहाँ से भाग जाते हैं। पो भी ये देखकर चौंक जाता है। फिर पो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे कुंफू सीख कर ही मानोगे। सभी बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन पो सभी बच्चों को जगाता है। बच्चे बहुत ज्यादा शैतान थे, लेकिन कुंफू सीखने के लिए एक्साइटेड थे। नोआई कुंफू सीखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। वो पूरी रात नहीं सोई थी और कुंफू के बारे में रिसर्च कर रही थी। पो उनके जोश को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पो उन सभी बच्चों को एक माउंटेन के ऊपर बने घर में लेकर जाता है। उस घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर और भी ज्यादा टूटा हुआ था, लेकिन वो लोग उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। पो बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उनसे कहता है कि एनर्जी मिलना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं तुम्हें कैसे मिल गई। नोआई पो से पूछती है कि आपको ये एनर्जी कैसे मिली थी। तो पो कहता है कि मुझे एनर्जी मरकर आत्माओं की दुनिया से जिंदा होकर मिली थी और मास्टर उरुग्वे को ये एनर्जी दिव्य आड़ू के पेड़ से मिली थी। अब पो सभी बच्चों को अपनी एनर्जी दिखाता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर पो सभी बच्चों से कहता है कि तुम सारे बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तुम्हें अपने एनर्जी पे काबू पाना सीखना होगा। और वो सभी बच्चों को उनकी पावर और उनके काम को बताता है। इसके बाद से हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है, जिसे स्वर्ग की ओर जाने वाला प्लम लोशन टेम्पल कहा जाता था, जहाँ पे हमें जिंदियाओं को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा बूढ़ा था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। वो उस टेम्पल का मास्टर था। वो अपने शिष्यों को लंबे समय तक जवान रहने का राज बता रहा था। तभी उसे वहाँ पे जेड टस्क दिखाई देती है। फिर वो अपने शिष्यों से कहता है कि मुझे अभी जाना होगा और वो वहाँ से जेड टस्क की ओर जाने लगता है। चलते चलते वो अचानक से जवान हो जाता है और उड़कर अपने अड्डे पे चला जाता है, जहाँ पे जेड टस्क उसका इंतजार कर रही थी। और वो जेड टस्क से कहता है कि तुम मेरे टेम्पल में क्यों आई हो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे तुम्हारे साथ देखे। जेड टस्क जिंदियाओं को बताती है कि मैंने 22 चैन का पता लगा लिया है। जिंदियाओ उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तो जेड टस्क बताती है कि वो एक गुफा के अंदर रहता है, आप कहो तो मैं उसे लेकर आ जाऊं। फिर जिंदियाओ जेड टस्क कहता है कि मैं खुद अपने पुराने दोस्त को लेने के लिए जाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चों ने ट्रेनिंग सेंटर को ठीक कर लिया था। वो पो को लेकर वहाँ पे जाते हैं। पो उन सभी जगहों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। नोआ पो को ट्रेनिंग के लिए लगाए गए सामान को दिखाती है। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, इसलिए पो उसे अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित करने के लिए एक लंबी सांस लेने के लिए कहता है। नोआई एक लंबी सांस लेती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर पो उन सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पो उन सभी की बेसिक प्रैक्टिस को शुरू करवाता है। सभी बच्चे पूरा मन लगाकर कुंफू सीख रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग करते हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो सब बहुत खुश थे। तभी पो उनसे कहता है कि चारों वॉरियर्स के बारे में रिसर्च करूंगा, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम तुम्हारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं। अब हमें एक गुफा में पायस चैन को दिखाया जाता है, जो कुछ लिख रहा था। तभी उसे गुफा में किसी के आने की एहसास होता है। वो अपनी छड़ी को उठाता है। तभी जेड टस्क अपने साथियों के साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। पायस चैन बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अपने पावर से सभी को हरा देता है। तभी वहाँ पे जिंदियाओ आ जाता है। पायस चैन उसे देखकर उसे रिस्पेक्ट देता है और उसके सामने झुकता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक टेम्पल का मेन मास्टर इतना बुरा हो सकता है। इसके बाद जिंदियाओ पायस चैन की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। इधर पो चारों वॉरियर्स की जानकारी
जानकारी लेने के लिए दादी माँ की लाइब्रेरी में आ गया था। दादी माँ उसे अपनी लाइब्रेरी में छोड़कर चली जाती हैं। दादी माँ पो से कहकर जाती हैं कि लाइब्रेरी में कोई भी तोड़फोड़ नहीं करना, लेकिन पो रिसर्च करते हुए सारे स्क्रॉल को बिखेर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इधर सारे बच्चों की छुट्टी हो गई थी और वो सभी बाजार से निकल रहे थे, तभी उसे एक मैसेज डक दिखता है जो ड्रैगन मास्टर पो को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो पो को मैसेज देना चाहता था। दरअसल कुछ डाकुओं ने बुरहान गांव फिर हमला कर दिया था, इसलिए वहाँ के इंस्पेक्टर ने पो से मदद मांगी थी। बच्चे डक को बताते हैं कि हम ड्रैगन मास्टर पो के स्टूडेंट हैं, हम उनके पास ये मैसेज पहुंचा देंगे। ये सुनकर डक बच्चों को वो मैसेज दे देता है। नवाई वो मैसेज लेकर सभी बच्चों से कहती है, दोस्तों ट्रेनिंग से हमारी पावर्स बाहर नहीं आई है, लेकिन जब हम उन हिरण से लड़ रहे थे तो हमारी पावर्स बाहर आ गई। यही यूनिवर्स चाहता है कि हम गांव में जाकर उन सारे डाकुओं से लड़ें, जिससे हमारी पावर्स बाहर आ सके। सभी बच्चे नवाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी फैंटोंग उनसे कहता है कि ये बात गलत है, हमें ये मैसेज मास्टर पो को देना होगा। फिर सभी बच्चे मास्टर पो को ये मैसेज देने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन पो वहाँ पे नहीं था। फिर नवाई सभी बच्चों को लेकर उस गाँव में चली जाती है। इधर पो अपना रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था, इसीलिए वो हार मानकर नीचे बैठ जाता है। वो एक अलमारी से टकरा गया था, तभी उस अलमारी में से एक स्क्रॉल नीचे गिरता है जिसमें चारों वॉरियर्स के बारे में लिखा हुआ था। तभी दादी माँ लाइब्रेरी में आ जाती हैं और उस लाइब्रेरी की हालत देखकर वो पो को बाहर निकाल देती हैं। पो स्क्रॉल को लेकर ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहा था, तभी मार्केट में मैसेंजर डक पो को देख लेता है और वो पो को रोककर कहता है कि आपके स्टूडेंट ने आपको मैसेज दे दिया ना। पो मैसेज के बारे में डक से पूछता है तो डक उसे सब कुछ बता देता है। फिर पो समझ जाता है कि बच्चे बिना बताए बुरहान गांव में डाकुओं से लड़ने के लिए चले गए हैं। बुरहान में डाकू लोगों को लूट रहे थे, तभी सभी बच्चे वहां पे पहुंच जाते हैं। वो सभी डाकुओं के सामने जाकर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। सभी डाकू बच्चों को देखकर हंसने लग जाते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो डाकुओं के ऊपर एक पत्थर फेंक देती है, जिससे डाकुओं को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हथियार निकालकर बच्चों की तरफ आने लगते हैं। बच्चे अपनी एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी नोआई को ब्लू ड्रैगन दिखाई देता है और वो उसे गली की तरफ जाने का इशारा करता है। फिर नोआई सभी को गली की तरफ जाने के लिए कहती है। सभी भागकर गली में चले जाते हैं। फिर डाकू भी उनका पीछा करते हैं। गली आगे से बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसमें से बच्चे तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डाकू उसी में फंस गए थे। फिर सारे बच्चे आगे जाते हैं तो उन्हें एक और डाकू मिलता है। वो डाकू बाव और जिम को पकड़ लेता है और नोआई को लात मारकर नीचे गिरा देता है। नोआई डर जाती है, तभी उसे पो की बात याद आती है। वो एक गहरी सांस लेती है, जिससे उसका मन शांत हो जाता है और अब उसे उसकी एनर्जी महसूस होने लगती है और वो अपने एनर्जी से डाकू के ऊपर अटैक करती है और डाकू डरता हुआ पीछे की दीवार से टकराता है और ये सब पो भी देख लेता है और पो ये देखकर चौंक जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद वो सारे डाकुओं को मारता है और फिर उन सभी बच्चों को डांटता है। फिर नोआई पो से कहती है कि ये सब मेरा आइडिया था, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। पो नोआई से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे अपने पावर का यूज करना आ गया था और वो अपनी गलती भी मान रही थी। फिर पो नोआई से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो नोआई पो को बताती है कि मैंने एक गहरी सांस ली जैसा आपने सिखाया था और उसके बाद मुझे एनर्जी का एहसास होने लगा। पो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब हमें जिंदियाओं को दिखाया जाता है जो बाइस चैन की एनर्जी लेकर और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अगले दिन पो सो रहा था, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो आसमान में उड़ रहा था। तभी उसके ऊपर एक रेड ड्रैगन अटैक करता है। तभी एक ब्लू ड्रैगन आकर पो को बचा लेता है, लेकिन ड्रैगन की पूंछ से टकराकर पो नीचे जमीन पर गिर जाता है, जहां उसे उरुग्वे मिलते हैं। उरुग्वे पो से कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम अभी तक उन 4 वॉरियर्स के टेम्पल में क्यों नहीं गए। उरुग्वे कहते हैं कि कोई बुरी एनर्जी अटैक करने वाली है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो सब कुछ खत्म कर देगी। फिर पो उरुग्वे की बातों का मतलब पूछने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उरुग्वे वहाँ से गायब हो गए थे। अब पो भी जाग जाता है और वो सारे बच्चों को टेम्पल वाली गुफा के गेट के पास लेकर जाता है। जिम ने गुफा के एक मैप बनाया था जिसको उसने पो को दिया था, लेकिन पो को कुछ भी समझ नहीं आता। पो बच्चों से पूछता है कि तुमने ये गेट कैसे खोला था, तो बच्चे बताते हैं कि पीच के स्टैचू से गेट टूट गया था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। पो उस गेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। फिर वो हार मान लेता है और वो बच्चों से कहता है कि तुम लोग कोशिश करो। नोआई सभी से कहती है कि आसपास कोई लीवर या बटन ढूंढो, हमें
हमें कुछ तो जरूर मिलेगा। तभी फैंटॉन उस गुफा के गेट पे अपना हाथ रखता है तो उसके हाथों से गेट चमकने लगता है और अब सभी बच्चे अपना हाथ गेट पे रखते हैं जिससे गुफा का गेट खुल जाता है और सभी लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। जेड टस्क उन सभी को गुफा के अंदर जाते हुए देख लेती है और उनके पीछे अंदर चली जाती है। पो अंदर से गुफा को देखकर चौंक जाता है। वो सभी पानी के कुंड के सामने खड़े थे। तभी पानी के कुंड में से कुछ पत्थर बाहर निकलते हैं जो एक बॉक्स तक जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। वो सभी बॉक्स को देखकर चौंक जाते हैं और वो बॉक्स के पास जाकर उसे खोलता है। उस बॉक्स के अंदर एक स्क्रॉल था। वो उस स्क्रॉल को खोलकर देखने ही वाला था जिसके बाद जेड टस्क उस स्क्रॉल को एक रस्सी से पकड़कर खींचती है लेकिन पो उस स्क्रॉल को नहीं छोड़ता और पो की वजह से वो रस्सी टूट जाती है। फिर स्क्रॉल और पो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाओ स्क्रॉल को कैच कर लेता है लेकिन जेड टस्क फिर से स्क्रॉल को छीन लेती है। सभी लोग जेड टस्क से स्क्रॉल लेने की कोशिश करते हैं जिससे जेड टस्क नॉय के ऊपर एक पिलर गिरा देती है। पो और बाओ नॉय को बचाने के लिए जाते हैं लेकिन पो वहां तक नहीं पहुंच पाता। नॉय, जिंग और बाओ के ऊपर पिलर गिर जाता है लेकिन बाओ अपने पावर से सभी को बचा लेता है। उसने सभी के ऊपर एक शील्ड बना दी थी जिससे सभी बच जाते हैं। पो उन सभी को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अब वो सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं। नॉय दुखी थी क्योंकि उन्होंने स्क्रॉल खो दिया था। तभी फैंटॉन सभी को स्क्रॉल दिखाता है। जेड टस्क से लड़ाई के वक्त उसने स्क्रॉल को अपनी मैप वाली स्क्रॉल से बदल दिया था। सभी उस स्क्रॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फैंटॉन उस स्क्रॉल को खोलता है लेकिन वो स्क्रॉल खाली था जिसमें कुछ नहीं लिखा था। इधर जेड टस्क मैप वाला स्क्रॉल ले जाकर जिंदियाओ को देती है। जिंदियाओ जब स्क्रॉल खोलता है तो उसमें वो मैप दिखता है और वो जेड टस्क पे बहुत गुस्सा होता है और वो जेड टस्क से कहता है कि तुम भी किसी काम के नहीं हो और मुझे अब याओ गोई को बुलाना पड़ेगा। इधर सारे बच्चे दादी माँ की लाइब्रेरी में उस स्क्रॉल को दिखाने के लिए लाते हैं। दादी माँ पो को अंदर नहीं आने देती हैं क्योंकि पिछली बार उसने पूरी लाइब्रेरी बिखेर दी थी। वो उस लाइब्रेरी के बाहर था तभी वहाँ पे उसे मेमे दिखती है। मेमे पो को गाँव में होने वाले नाटक के बारे में बताती है। दादी माँ भी उस स्क्रॉल को देखती है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था इसलिए वो कहती है कि पुराने मास्टर्स अपने मैसेज को छिपाने के लिए बहुत सारे तरीके जानते थे। दादी माँ उस स्क्रॉल को सेफ जगह पे रखने के लिए कहती है लेकिन नॉय दादी माँ से वो स्क्रॉल ले लेती है। बाहर मेमे पो को नाटक करके बता रही थी। वहाँ पे मास्टर ली और सभी बच्चे भी आ जाते हैं। मेमे सभी बच्चों से कहती है कि तुम्हारे मास्टर मेरे साथ एक नाटक करने वाले हैं। मिस्टर ली भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेमे पो से कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टूडेंट भी इस नाटक में भाग लेंगे। सभी बच्चे भी इस नाटक के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पो अपने डैड मिस्टर पिंक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही गाँव के गेट की तरफ भागता है। मिस्टर पिंक को गले से लगा लेता है। मिस्टर पिंक भी पो के नाटक के बारे में सुनकर वहाँ पे आए थे। पो को मिस्टर पिंक के गले लगते हुए देखकर मिस्टर ली उदास हो जाते हैं। अब हमें जिंदियाओं को दिखाया जाता है जो अपने चेस्ट पे एक बैच लगाता है और उसकी पावर से एक पोर्टल खोलता है। पोर्टल में से एक मॉन्स्टर निकलता है। जिंदियाओ अपने गार्ड को मॉन्स्टर से लड़वाता है और चेक करता है कि वो पावरफुल है या नहीं। मॉन्स्टर सारे गार्ड को मार देता है और जिंदियाओ से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिंदियाओ उस मॉन्स्टर से बताता है कि तुम्हें पांडा बच्चों से एक स्क्रॉल लेकर आना है, फिर मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। और इसके बाद से जिंदियाओ अपने पावर से मॉन्स्टर को अपने कब्जे में ले लेता है ताकि अगर मॉन्स्टर खुद अगर स्क्रॉल ना ला सके तो उसे अपने वश में करके उससे स्क्रॉल ला सके। अगले दिन हम सभी बच्चों को देखते हैं जो नाटक की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने स्क्रॉल को स्टेज के नीचे ही छुपा दिया था। वो भी वहीं पे था। तभी मिस्टर ली और मिस्टर पिंक झगड़ा करने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी। वो उन दोनों को रोकता है और उन्हें आपस में मिलजुल के रहने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानते जिससे पो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग वो नाटक देखने के लिए आए थे। मिस्टर ली और मिस्टर पिंक वहीं पे थे। तभी मिस्टर ली मिस्टर पिंक से कहते हैं कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मिस्टर पिंक मिस्टर ली से कहते हैं कि हम दोस्त नहीं हो सकते। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि हम दोस्त नहीं हुए तो क्या हुआ, हम एक फैमिली हैं। फिर मिस्टर पिंक भी मान जाते हैं। अब सारे बच्चे नाटक के लिए तैयार थे। सभी बच्चे स्टेज पे आ गए थे और अब मॉन्स्टर का मास्क लगाकर पो को भी स्टेज पे आना था लेकिन पो अपना मास्क लगाते वक्त घाटी से नीचे गिर गया था। सभी बच्चे पो के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे जिंदियाओं का मॉन्स्टर आ जाता है। सभी लोग उसको पो समझते हैं और उसकी एंट्री को देखकर तालियां बजाते हैं। सभी बच्चे समझ जाते हैं कि ये पो नहीं है लेकिन गांव के सभी लोगों को ये नाटक देखने में मजा आ रहा था इसलिए बच्चे किसी से कुछ नहीं कहते। तभी मॉन्स्टर बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है जिससे जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके पास जाती है। तभी मॉन्स्टर उसे एक पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर फैंटॉन भी डर कर
अंदर छिप जाता है और मॉन्स्टर नुआई और बाओ पर अटैक करता है, लेकिन बाओ अपने पावर से शील्ड बना लेता है और मॉन्स्टर के अटैक को रोक देता है। सभी लोगों को ये लड़ाई देखने में बहुत मजा आ रहा था। अब मॉन्स्टर फिर से बाओ के ऊपर अटैक करता है और बाओ को भी दूर फेंक देता है। अब केवल बस नुआई बची थी और वो उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मॉन्स्टर उसे भी अपने हाथों में पकड़ लेता है। मॉन्स्टर नुआई से कहता है कि तुम मुझे वो स्क्रॉल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मसल दूंगा। नुआई उसे स्क्रॉल देने से मना कर देती है। अब मॉन्स्टर नुआई को दबाने लग जाता है। फैंटॉन ये देखकर घबरा जाता है और तभी उसकी पावर जाग जाती है और उसके हाथ में रेड फिनिक्स की तलवार आ जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और नुआई को छुड़ा लेता है। अब नुआई और फैंटन दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और फैंटन अपने स्वॉर्ड की मदद से मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और अब मॉन्स्टर मर जाता है और मॉन्स्टर को मरते हुए जिंदियाओ भी देख रहा और मॉन्स्टर की मौत की वजह से जिंदियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो जेट टस्क से कहता है ये अब समय आ चुका है कि मुझे पांडा गाँव में जाकर वो स्क्रॉल लेकर आना होगा, नहीं तो मेरी असलियत के बारे में सबको पता चल जाएगा। इधर सभी गाँव वाले मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और इसे सभी एक नाटक ही समझ रहे थे और तभी वहाँ पे पो आ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग इतने खुश क्यों हैं। अब इसके बाद हम ट्रेनिंग सेंटर में सभी बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे तीनों बच्चों को अपने पावर यूज करने आ गए थे और उनकी पावर की मदद से वो स्क्रॉल का मैसेज दिखने लग गया था, लेकिन जिंग को अभी भी पावर का यूज करना नहीं आया था, इसीलिए वो मैसेज उसे पूरा नहीं दिख रहा था। अब जिंदियाओ जेट टस्क को अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि मैं स्क्रॉल को खत्म करने के लिए 4 वॉरियर से लड़ा था, लेकिन उन्होंने इस स्क्रॉल को पवित्र कुएं में डाल दिया और मेरी ड्रैगन बॉडी से मेरी आत्मा को अलग कर दिया, लेकिन आत्माओं का कलश न होने की वजह से वो मुझे कैद नहीं कर सके और मैं भागकर अपने लिए नए बॉडी ढूंढने लगा और तभी मुझे ये बूढ़ी बॉडी मिली, इसी से मुझे काम चलाना पड़ रहा है। जिंदियाओ जेट टस्क से कहता है कि पो के वो स्क्रॉल पढ़ने से पहले मुझे वो स्क्रॉल लेना होगा और फिर मैं पो की भी एनर्जी छीन लूंगा और अगर एक बार मुझे पो की एनर्जी मिल गई तो मैं बच्चों की भी एनर्जी को छीन लूंगा। ट्रेनिंग सेंटर में सभी बच्चे और पो उस स्क्रॉल को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिंग अपने पावर का यूज नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो मैसेज पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पो जिंग को भी अपने पावर को यूज करने को कहता है, लेकिन उसकी एनर्जी बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत उदास हो गई थी। तो पो उसे समझाता है कि ये एनर्जी कोई हलवा नहीं है जो 10 मिनट में पक जाएगा। पो जिंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी एनर्जी भी वापस आ जाएगी। अब पो और उस सारे बच्चों को गाँव के खतरे की घंटी की आवाज सुनाई देती है। फिर पो समझ जाता है कि गाँव में जरूर कोई हमला हुआ है और वो सारे बच्चों के साथ आगे भागने लगता है। गाँव में प्लम ब्लॉसम टेम्पल के मोकर पीका साधु आए थे जो उन्हें कर्तव्य बता रहे थे, लेकिन पो उन सभी को मारने लग जाता है। तभी मिस्टर ली पो को रोककर बताता है कि ये टेम्पल्स के मोक हैं। फिर पो रुक जाता है, तभी वहाँ पे जिंदियाओ आता है। वो वहाँ पे टेम्पल का मेन मोक बन के जाता है, इसलिए उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होता। पो भी उसे एक महान इंसान समझकर उसे अपना गाँव दिखाता है। वो जिंदियाओ को लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी जाता है। जिंदियाओ गाँव में एक स्क्रॉल लेने के लिए गया था, इसीलिए वो गाँव के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पो से एक कुंफू मैच के लिए कहता है, जो उसके और पो के स्टूडेंट के बीच होगा। पो इस मैच के लिए मान जाता है और साथ ही वो सारे बच्चे भी इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जिंदियाओ मैच के साथ साथ एक दावत रखने के लिए भी कहता है। दावत की बात सुनकर पो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिंग और मिस्टर पिंग भी आ जाते हैं। वो दोनों फिर से आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो पो उन दोनों को मेज की अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। पो मिस्टर लिंग को मेज की जिम्मेदारियां देता है और मिस्टर पिंग को दावत की जिम्मेदारियां देता है और पो उन बच्चों को मेज में एनर्जी यूज करने से मना कर देता है। जिंग भी पो की बातें सुन रही थी और वो वहाँ पे अपनी पावर्स को निकालने की कोशिश कर रही थी और बहुत उदास थी। तभी पो कहता है कि तुम्हारे पावर्स का एक्टिव होना तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम बस अपना काम करती रहो, सही वक्त आने पे तुम्हारा भी पावर एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद सभी बच्चे और पो नीचे गांव में चले जाते हैं। तभी जेट टस्क अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग सेंटर पे आ जाता है और वो वहाँ पे उस स्क्रॉल को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। गाँव में मैच स्टार्ट होने वाला था और उससे पहले सभी खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। जिंदियाओ सभी के नजरों से बचकर पो के खाने में कुछ दवाई डाल देता है। फिर पो उस सूप को पी लेता है, जिससे उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है। वो मैच को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पिंग, मिस्टर ली और जिंदियाओ पो को एक माउंटेन हाउस पे लेकर आ गए थे। तभी जिंदियाओ सभी से कहता है कि पो को किसी खाने की एलर्जी हुई है। जिंदियाओ मिस्टर ली को हिप्नोटाइज कर देता है और उसे गांव में जाने के लिए कहता है। मिस्टर ली और पिंग वहां से चले जाते हैं। अब जिंदियाओ पो की एनर्जी हासिल करने के लिए उसके सपने में जाता है।
जहाँ जिंदियाओ अपने ड्रैगन के रूप में आकर पो से उसकी एनर्जी छीनने की कोशिश करता है। जेड टस्क को उस ट्रेनिंग सेंटर में वो स्क्रॉल नहीं मिला था, इसीलिए वो गांव में आ जाती है। गांव में वो कुंफू मैच चल रहा था। वहाँ पे जिंदियाओं के स्टूडेंट पीका साधु पो के स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से हरा रहे थे। अब यहाँ पे जिंग की लड़ने की बारी थी, तो वो उस स्क्रॉल को मिस्टर पिंक के ठेले पे रखकर लड़ने के लिए चली जाती है। जेड टस्क ने उस स्क्रॉल को देख लिया था। जिंग अपने अपोनेंट से लड़ाई करती है, तभी उसे अपोनेंट कहता है कि तुम मुझे मारकर अपना एक पॉइंट बना लो। यह सुनकर जिंग बहुत खुश हो जाती है और वो उसे एक पंच मार देती है। लेकिन ये चीटिंग देखकर बाकी के पीका साधु भी जिंग से लड़ने के लिए आ जाते हैं। उन सभी को लड़ता हुआ देखकर पांडा बच्चे भी उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पे जेड टस्क आकर उस ठेले पर से स्क्रॉल लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिस्टर पिंक रोक देते हैं, जिसके बाद से वो स्क्रॉल ठेले पर से गिरकर नीचे दूसरी जगह चला जाता है। अब जेड टस्क मिस्टर पिंक को अपने पैरों से दबाकर उस स्क्रॉल को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर पिंक बहुत तेज चिल्लाते हैं, जिससे सभी उसे देख लेते हैं कि जेड टस्क मिस्टर पिंक को मार रही है। फिर सभी पांडा बच्चे और पीका साधु जेड टस्क को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और वो अपने साथियों को भी बुला लेती है। अब सभी बच्चे और पीका साधु सभी मिलकर एक साथ जेड टस्क से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते मिस्टर पिंक का ठेला नीचे खाई में गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब जेड टस्क के साथ ही सभी को मार रहे थे। ये देखकर जिंग की पावर बाहर आ जाती है और वो अपने पावर से सभी को रोक देती है और सबको शांत कर देती है। इसके बाद सभी हिरण वहाँ से चले जाते हैं। जिंदियाओ पो की एनर्जी लेने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो पो को हरा देता है और उसकी एनर्जी लेने लगता है। तभी पो को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहता है कि तुम अपने अंदर छुपी हुई महाशक्ति को पहचानो और लड़ो। इसके बाद पो अपनी शक्ति से एक ब्लास्ट करता है और जिंदियाओ को हरा देता है। ब्लास्ट की वजह से जिंदियाओ भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। वो अब जाग गया था और वो जो भी हो रहा था उसे एक सपना समझ रहा था। वो जब जिंदियाओ को देखता है तो वो उसे वहीं पे बेहोश मिलता है, इसीलिए वो उसे उठाकर वापस गांव में लेकर आता है, जहाँ जिंग अपने पावर से उसे ठीक कर देती है। जिंदियाओ जिंग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें जिंदियाओं को दिखाया जाता है जो जेड टस्क से उस स्क्रॉल के बारे में पूछता है और जेड टस्क को लग रहा था कि ठेले के साथ वो स्क्रॉल नीचे खाई में गिरकर ब्लास्ट हो गया। वो जिंदियाओ से कहती है कि स्क्रॉल खत्म हो चुका है। ये सुनकर जिंदियाओ बहुत खुश होता है, लेकिन वो स्क्रॉल अभी भी बच्चों के पास था और वो उसे अपने घर पर उसे खोलकर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब जिंग भी अपने पावर यूज कर सकती थी। अब हमें पो को उसके डैड के साथ दिखाया जाता है। वो अपने डैड से कह रहा था कि वो सूप पीकर उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। मिस्टर पिंक सूप का बाउल पीकर बताते हैं कि इसमें जरूर किसी ने कुछ मिलाया होगा। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि जीन संगटंग पाउडर एक ऐसी दवाई है जिसे खाने के बाद भी आदमी की ऐसी ही हालत होती है जैसे पो की हुई थी। जरूर इससे पो के खाने में किसी ने मिलाया होगा। ये दवाई बहुत खतरनाक है, लेकिन इस पांडा गांव में किसी को भी ये दवाई बनानी नहीं आती है। जरूर इसे किसी टूलो लुओ वाले ने बनाया होगा। फिर पो मिस्टर ली से पूछता है कि टूलो लुओ क्या होता है, तो मिस्टर ली बताते हैं कि टूलो लुओ एक मार्केट है और यहाँ से वहाँ तक जाने में पूरा एक दिन लगता है। अब वो वहाँ जाने की तैयारियां करता है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि उसके सूप में वो दवाई आखिर किसने मिलाई थी। सभी बच्चों ने वो स्क्रॉल को पढ़ लिया था। उसमें लिखा था कि ड्रैगन मास्टर से सावधान और गोल्डन एनर्जी मिलने के बाद से वो और भी खतरनाक हो गया है। उसे पवित्र खूबसूरत चाहिए, लेकिन हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो जीत गया तो चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। स्क्रॉल में लिखा था कि ड्रैगन मास्टर गोल्डन पावर मिलने की वजह से और भी ज्यादा लालची हो गया है, इसीलिए उसे और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। 4 वॉरियर्स उसके शैतानी आत्मा पे काबू करने के लिए रूह के कलश का यूज करने वाले थे। पढ़ने पे नोआई कहती है कि हमें ये सब मास्टर पो को बताना चाहिए। तभी जिंग सभी बच्चों से कहती है कि मास्टर पो के पास भी गोल्डन पावर है, अगर वो भी शैतान बन गए तो। दरअसल जब जिंग ने जिंदियाओ को ठीक किया था तो उसकी एनर्जी जिंदियाओ में भी चली गई थी, इसीलिए जिंदियाओ उसे अब कंट्रोल कर रहा था और जिंग की मदद से सभी बच्चों को पो से दूर करने की कोशिश कर रहा था। जिंग की बातें सुनकर सभी बच्चों ने पो से वो स्क्रॉल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब सभी बच्चे पो को देखते हैं जो सबसे छुप कर कहीं पे जा रहा होता है। सभी बच्चे उसे रोकते हैं और उसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन पो किसी को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। असल में पो टुओ लुओ मार्केट जा रहा था
सभी बच्चे भी पो को बिना कुछ बताए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। रात को पो जंगल में सो जाता है। सभी बच्चे भी थक गए थे, इसलिए वो भी रात को आग जलाकर सो जाते हैं। तभी जिंग को एक सपना आता है जिसमें पो सभी बच्चों को मार रहा था और कह रहा था कि यही मेरा असली रूप है। जिंग डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे जग जाते हैं। सभी बच्चे जिंग को जगाने लग जाते हैं, लेकिन जिंग की आवाज सुनकर पो भी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन जिंग भी अपने सपनों से जाग जाती है और वो अपने सामने पो को देखती है। वो उसे डर कर वहाँ से भागने लगती है। वो सभी बच्चों को बिना उसको बताए उसके पीछे आने के लिए डांट रहा था। रबिन वाई कहती है कि मुझे लगा ये सबसे अच्छा मौका है असली दुनिया में जाकर कुंफू सीखने का। और बाओ कहता है कि इससे हम जल्दी ही सीख सकते हैं। और पो भी उनकी बात मान लेता है और वो उनको अपने साथ चलने की परमिशन दे देता है। अगले दिन वो सभी टुओ लुओ मार्केट में आ गए थे। सभी बच्चे पो से पूछते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। अभी वो सभी बच्चों को बताता है कि हमें यहाँ पे एयर कर्मिस्टी का टेंट ढूंढना है जिसने मुझे जहर दिया था। सभी बच्चे ये सुनकर हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पो को जहर दिया गया था। इसके बाद से वो सभी एक टेंट में जाते हैं जहाँ पे उन्हें मेमे दिखती है, जहाँ पे मेमे अपनी मसाज करवा रही थी। मेमे पो और सारे बच्चों को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे वहाँ पे कोई देखे। पो मेमे से पूछता है कि क्या तुम एयर कर्मिस्टी का टेंट जानती हो? मेमे कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुम बिना किसी पहचान के वहाँ पे नहीं जा सकते। वो मेमे से कहता है कि तुम हमें वहाँ पे लेकर चलो, लेकिन मेमे वहाँ पे पो को ले जाने से मना कर देती है। तो पो मेमे से कहता है कि अगर तुम हमें वहाँ पे नहीं लेके गई तो तुम्हारी खूबसूरती का राज गांव वालों को पता चल जाएगा। पो का कहने का मतलब ये था कि वो गांव वालों को इसकी खूबसूरती का राज बता देंगे। मेमे टुओ लुओ में अपना मसाज करवाती है। ये सुनकर मेमे डर जाती है और सभी को एल्गा मिस्टी की दुकान पे ले जाने के लिए मान जाती है। मेमे सभी को एल्गा मिस्टी की दुकान पे ले आई थी जहाँ की मालकिन एक हाथी थी। मेमे उन सबको वहाँ पे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो हाथी बहुत बड़ी थी इसलिए वहाँ पे सब उससे डरते थे। अब वो उस हाथी से उसके पुराने कस्टमर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे वो कुछ भी बताने से मना कर देती है और अपने डायरी को एक तिजोरी में रखकर उसमें एक ताला लगा देती है और उस चाबी को निगल जाती है और पो से कहती है कि ये मेरे लंच का टाइम है और मैं जा रही हूँ, और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। फिर पो बच्चों को वो ताला तोड़ने के लिए इशारा करता है और वो उस हाथी के पीछे पीछे चला जाता है। अब वो हाथी पो को एक सुनसान जगह पे लेकर आती है जहाँ पे हाथी के और भी आदमी छिपे हुए थे। हाथी सभी लोगों को इशारा करती है और वो सब पो के ऊपर हमला कर देते हैं। बच्चे भी तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी जिंग को वहाँ पे एक सच बोलने की दवाई मिलती है। जिंग उस दवाई का पो के ऊपर यूज करने के लिए कहती है ताकि सभी को उसकी असलियत का पता चल जाए, लेकिन वाई उसे डांट देती है और उससे तिजोरी खोलने के लिए कहती है। अब बाओ तिजोरी को खोलने के लिए उसकी दुकान में से बहुत सारे दवाइयों की शीशी लेकर आता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सारी दवाइयाँ नीचे गिरकर सारी टूट जाती हैं और सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिसके वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो सभी बुल से लड़ रहा था, लेकिन तभी उन सबको टेंट में से धुआं निकलते हुए दिखता है और जोर से आवाज आती है तो हाथी पो को वहीं पे छोड़ते हुए टेंट की तरफ आ जाती है। वो वहाँ जाकर सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहाँ पे पो आ जाता है और वो हाथी को मारता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। तभी पो उसकी सूंड पकड़ लेता है और उसे तोड़ने की धमकी देता है। तब हाथी पो से कहती है कि मैं तुम्हें नाम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उसका पता लगाने का एक तरीका जरूर बता सकती हूँ। मेरे पास खतरनाक जादुई की बूटियों का एक पैकेट है जिसे शहर के बाहर भेजना है और तुम उसे लेकर चले जाओ, और जो भी उस पैकेट को लेने के लिए आएगा वो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन तक पहुंचा देगा। अब वो और सारे बच्चे उस जगह पे बताए गए पैकेट को लटकाकर छुप जाते हैं। तभी जेड टस्क उस पैकेट को लेने के लिए आती है। फिर पो और सारे बच्चे उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भागने लगती है। तभी फैंटोंग बाओ को जेड टस्क के ऊपर फेंक देता है और बाओ जेड टस्क को पकड़ लेता है। जेड टस्क को पेड़ से बांध दिया था और उसे पूछता है कि तुम हमें बताओ कि तुम किसके लिए काम करती हो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जेड टस्क उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी जिंग जेड टस्क को सच बोलने वाली दवाई पिला देती है। फिर वो सभी को बताती है कि मैं ड्रैगन मास्टर के लिए काम करती हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे पो की तरफ देखते हैं। पो सभी बच्चों से कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ये मेरे लिए काम नहीं करती। तभी जेड टस्क कहती है कि मैं पो के लिए नहीं, जबकि असली ड्रैगन मास्टर के लिए काम करती हूँ। जिंग की आंखों से जिंदियाओ भी सब कुछ देख रहा था। वो जेड टस्क से असली ड्रैगन मास्टर के बारे में पूछता है। जेड टस्क असली नाम बताने वाली होती है, तभी जिंदियाओ जिंग के जरिए उसको गायब कर देता है
अब सभी लोग जिंग से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो जिंग कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरी पावर्स मेरे कब्जे में नहीं थी। अब सभी बच्चे जिंग से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो भाग गई। लेकिन पो सभी को समझाता है कि कभी कभी हमारे पावर्स हमारे कब्जे में नहीं होते हैं, इसीलिए जिंग को दोष मत दो। इसके बाद सभी आपस में मस्ती करते हैं और अखरोट से एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन जिंग को अपने हाथ चमकते हुए देखते हैं और उसको अपने पावर्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पे बहुत सारे गुंडे मवाली आपस में लड़ रहे थे। वो जिंग को वहाँ पे आराम करने के लिए कहता है और सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है। जिंग वहाँ पानी में अपना चेहरा धोती है, तभी जिंदियाओ उसे सभी को पल्म ब्लॉस मंदिर लाने के लिए ऑर्डर देता है। वेटर सभी के लिए लकड़ी के कीड़ों का सूप लेकर आई थी, लेकिन पो को वो सूप अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो सभी को वो सूप पीने से मना कर देता है। अब सभी वहाँ पे बैठे थे और जिंग के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे एक मुर्गा भी 2 पिग अपने साथियों के साथ बैठा था। वो गुंडों में अपना नाम फेमस करवाना चाहता था, इसीलिए वो किसी को ढूंढ रहा था जिससे वो लड़ सके। तभी उसकी नजर पो के ऊपर जाती है और वो पो को पहचान जाता है और उसके पास जाकर उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। वो उसे लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सभी से कहता है कि मैं ड्रैगन मास्टर जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा पांडा हूँ। ये सुनकर वो मुर्गा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जिंग आकर सभी से कहती है कि हमें पल्म ब्लॉस टेम्पल जाना है। वो वहाँ आकर कीड़ों के सूप को भी पी लेती है। सभी उसे ऐसा करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। जिंग सभी से कहती है कि मास्टर पो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये बात तो मुर्गा भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि पो ने उसे झूठ बोला था, ये ड्रैगन मास्टर ही है। और अब वो सभी पो से लड़ने लग जाते हैं और पो के मुंह पे सूप का बाउल लगा देते हैं, जिससे पो के आंखों में मिर्ची लग जाती है। अब सभी बच्चे भी उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे पिग्स को नहीं हरा पाते। इधर जिंदियाओ भी सब कुछ देख रहा था और वो टाइम को नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसीलिए जिंदियाओ जिंग की मदद से सभी को हरा देता है। अब सभी वहाँ से निकलकर पल्म टेम्पल की ओर निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट के सारे लोग भी पो और सारे बच्चों को किडनैप करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि पो एक बहुत ही मशहूर आदमी था। सभी पांडा जंगल से बाहर निकल रहे थे और जिंग की तबीयत भी खराब थी। तभी बाओ को पल्म टेम्पल दिखता है। वो सभी टेम्पल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे मुर्गा अपने पिग्स के साथ आ जाता है। मुर्गे के साथ सारे और भी साथी थे जो पो से लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे पीका साधु आकर सभी को बचा लेते हैं। जिंदियाओ सभी पांडाज को अपने टेम्पल में लेकर आता है। फैंटोंग जिंदियाओ से कहता है कि जिंग की तबीयत खराब है, इसलिए जिंदियाओ जिंग को पीका साधु के साथ इलाज के लिए भेज देता है। जिंदियाओ पो को भी एक रूम में आराम करने के लिए कहता है। जिंदियाओ जब बाहर आता है तो उसे पीका साधु दिखाई देते हैं, जो मुर्गे और पिग्स को पकड़कर लेकर आए थे। वो जिंदियाओ से पूछते हैं कि हम इन घुसपैठियों का क्या करें। तो जिंदियाओ उन सभी को अपने प्रेयर रूम में ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद से हम सभी बच्चों को एक रूम में देखते हैं जो अपने कमरे में सो रहे थे। जिंग यहाँ नहीं थी क्योंकि वो दूसरे रूम में थी। जेड टस्क वहाँ से निकल रही थी, तभी नुआई को उसकी परछाई दिख जाती है। वो बाओ और फैंटोंग को जगाती है और उस परछाई का पीछा करती है। पो को भी भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो भी खाना ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। वो कैंटीन ढूंढ रहा था, तभी वो जिंदियाओ के उस रूम में आ जाता है जहाँ पे उसने अपने पेंटिंग्स बना रखी थी और साथ में अपनी पूरी कहानी भी लिख रखी थी। वो कहानी पढ़कर और सारी पेंटिंग्स को देखकर समझ जाता है कि जिंदियाओ ही वो आदमी है जो उन्हें मारकर उनकी एनर्जी लेना चाहता है। वहाँ पे ये भी लिखा था कि जैसे ही जिंदियाओ उन चारों वॉरियर्स की एनर्जी ले लेगा, वो फिर से अपने असली ड्रैगन वाली बॉडी में आ जाएगा। वो ये सब देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागकर अपने बच्चों के रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। तभी जिंग पो के पास आती है तो पो उससे बाकी बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि सारी बाकी बच्चे कहाँ पे हैं। वाई बाओ और फैंटोंग परछाई का पीछा करते हुए जेड टस्क को देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए उसके सामने चले जाते हैं, लेकिन जेड टस्क वहाँ पे अकेली नहीं थी। वो सभी बच्चों को अपने साथियों के साथ पकड़ लेती है। इधर पो और जिंग अपने बाकी सारे बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पे जिंदियाओ दिखता है जो मुर्गे और सारे बाकी पिग्स को बांध रखा था और उनकी एनर्जी लेने वाला था। तभी वहाँ पे पो आ जाता है और उनके रस्सियों को खोलकर उन्हें वहाँ से भगा देता
देता है। अब जिंदियाओ जिंग के ऊपर अपना जादू करता है और उसे फिर से अपने वश में कर लेता है। जिंग पो को मारने लगती है, लेकिन पो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। फिर जिंग पो को मारते हुए एक गड्ढे में गिरा देती है, जिसके बीच में एक बहुत गहरी खाई का गेट खुलता है और पो उसमें गिरने वाला था, लेकिन पो बच जाता है। जिंग को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंदियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल था, वजह से जिंग होश में नहीं आती है। पो जिंग को होश में लाने के लिए उससे बातें करता है, उनकी बातें नोआई सुन लेती है। टस्क नोआई बाओ और फैंटोंग को बांधकर कहीं पे ले जा रही थी। बाओ वहाँ से भागने के लिए अपने सारे अखरोट जमीन पे गिरा देता है और वहाँ से भागने लगता है। सभी अखरोट जमीन पे फिसलकर गिर जाते हैं और बच्चों को नहीं पकड़ पाते। सभी बच्चे वहाँ से भागकर पो की आवाज की तरफ आते हैं। जिंदियाओ पो की एनर्जी लेना चाहता था, तभी पो कहता है कि तुम मुझसे मेरी एनर्जी नहीं ले सकते हो। तभी जिंदियाओ कहता है कि मैं तो नहीं छीन सकता हूँ, लेकिन जिंग तो छीन सकती है। अब जिंग पो की एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगती है और उसे जिंदियाओ को दे देती है। सभी बच्चे भी वहाँ पे आ गए थे, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही जिंदियाओ पो को खाई में फेंक देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो का 5K लाइक का एम जरूर पूरा कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।